हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज में। आज मैं क्लास 12 का चैप्टर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय के बारे में आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये सेकंड है क्लास 12 का चैप्टर 2। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। ये आपका टॉपिक है, मतलब ये चैप्टर का नाम है। अब इसमें जो फर्स्ट जो टॉपिक है आपका क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। फिर से क्या बोलेंगे? किसी समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा उसकी दिशा जो होती है पृष्ठ की लंबवत होती है, क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। इस तरह एक बनाया होगा आपके यहाँ फिगर, ठीक है ना। ये है एरिया वेक्टर है, एरिया है ये पूरी जो भी है, और यहाँ पे इस तरह निकल रहा है, तीर निकल रहा है। यहाँ पर ए वेक्टर ए इजकल टू होता है इन वेक्टर एन इज इंटू ए। क्षेत्रफल वेक्टर ए इजकल टू वेक्टर एन इंटू ए। ये आपका एन कैफ बाहर निकल रहा है, एन कैफ बाहर निकल रहा है। बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में हम नोट कर लेते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर होता क्या है। नोट करते रहिए साथ में। क्षेत्रफल वेक्टर थ्योरी आती है, इसलिए मैं थ्योरी लिखवा रहा हूं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया वेक्टर। देखिए एरिया वेक्टर किसी समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर, लिखते रहिए साथ में। किसी समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर वह वेक्टर है, किसी समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर वह वेक्टर है, ठीक है ना। ये हो गया किसी समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर वह वेक्टर है जिसका परिमाण ठीक है ना, जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा उसकी दिशा पृष्ठ के क्षेत्रफल के, उसकी दिशा जो होती है पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत होती है, कामा क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है, कामा क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। साथ में नोट करते रहिएगा, अपनी कॉपी बनाते रहिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक पृष्ठ है, आपको दिख रहा होगा, जिसका परिमाण जो है पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर है। ये क्षेत्रफल है जिसका परिमाण जो है पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा उसकी जो दिशा होती है पृष्ठ के लंबवत होती है। पृष्ठ के ये लंबवत, ये क्या है? पृष्ठ है, इसके लंबवत इसकी दिशा होती है, क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे समतली कोण। समतली कोण अगला टॉपिक है, तो पहले घन कोण अगला टॉपिक है, लेकिन इससे पहले हम समतली कोण पढ़ेंगे, ठीक है ना। कि समतली कोण किसे कहते हैं? तो नोट कीजिए, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है समतली कोण कहलाता है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर
अंतरित कोण समतली कोण कहलाता है। समतली कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। क्या होता है? समतली कोण का मात्रक जो होता है रेडियन होता है। अब हम बात करेंगे एक रेडियन की। एक रेडियन किसे कहते हैं? कोई पूछेगा एक रेडियन किसे कहते हैं? तो यदि किसी वृत्त की चाप की लंबाई, यदि किसी वृत्त की चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है? एक रेडियन कहलाता है। फिर से सुनिए, यदि किसी वृत्त की चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण जो होती है वह एक रेडियन कहलाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए घन कोण की हम बात कर लेते हैं। अब आएगा आपका घन कोण। आप एक फार्मूला जानना होगा सिंपल से, कोण इजकल टू चाप बटा त्रिज्या। कोण इजकल टू चाप बटा त्रिज्या, ठीक है ना। तो यही हमने यहाँ से रेडियन की परिभाषा निकाला। कोण जो होता है रेडियन में मेजरमेंट किया जाता है। हमने क्या बोला? किसी वृत्त के चाप द्वारा किसी वृत्त की चाप की लंबाई, किसी वृत्त की चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। मान लो चाप की लंबाई 1 है तो त्रिज्या के बराबर 1, तो जो त्रिज्या के बराबर हो तो वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वह एक रेडियन कहलाता है। यहीं से हमने ये थ्योरी निकाली। बातें समझ में आ रही है। अब हम बात करेंगे घन कोण की बात करेंगे। घन कोण जो होगा एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो घन कोण की हम बातें करेंगे। तो गोले के किसी पृष्ठ पे, ठीक है ना, गोले के किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, गोले के किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्रित पर अंतरित कोण जो होता है घन कोण कहलाता है। क्या लिखेंगे कि गोले के किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। घन कोण का हम परिभाषा लिखेंगे, देखिए यहाँ पे गोला है, ठीक है। गोले के किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, हम यहाँ पर इस तरह एक मान लेते हैं, इसका ये सेंटर है। गोले के किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है उसे हम घन कोण, ये आपका घन कोण हो गया। बातें समझ में आ रही। और घन कोण को हम डी ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, डी ओमेगा से ये आपकी रेडियस हो गई। सिंपल में ये आपकी रेडियस हो गई। ये तो बाहर है ना, ये गोले पे बाहर है, ठीक है। तो ये आपकी रेडियस हो गई, ये आपका ओरिजिन हो गया, मतलब सेंटर हो गया। ये आपकी जो हो गया डी ए हो गया, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है डी ए, इसको हम डी ओमेगा से इंडिकेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? घन कोण। घन कोण को परिभाषा लिखेंगे, गोले के किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, गोले के किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। घन कोण कहलाता है, यही लिखेंगे आप परिभाषा। बातें समझ में आ रही है क्या? इसके बाद हम इसका फार्मूला लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कि गोले के किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण, ये घन कोण कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे इसका फार्मूला जो होता है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर। ये आप फार्मूला याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, मैं आपको वो करके दिखाता हूं। गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर
गोले के केंद्र पर अंतरित कोण। अंतरित कोण क्या होगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। देखिए यहां पे ओमेगा हमने क्या लिखा, डी ओमेगा इजिकल टू डी ए अपान में आर स्क्वायर। ठीक है, तो गोले का जो एरिया होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपको पता होगा, डी ओमेगा इंटीग्रेशन डालो दोनों तरफ, और डी ए का क्या हो जाएगा, ये 1/r² हो जाएगा और ये डी ए हो जाएगा। अब देखिए डी ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इजिकल टू 1/r², और इसका डी ए का मतलब क्या होता है, जो होता है गोले का पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 4πr² हो जाएगा, 4πr²। गोले की मैं बात कर रहा हूँ, तो r² से r² कैंसिल, ओमेगा जो होगा आपका इजिकल टू 4π। तो इससे आपको क्या लगता है कि जो गोले के जो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा जो गोले के केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वो 4π के बराबर होता है। बातें समझ आ रही है क्या। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, यदि n कैप तथा क्षेत्रफल वेक्टर डी ए के बीच का कोण थीटा हो तो हम कैसे निकालेंगे, डी ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा कैसे निकालेंगे, आप नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं किए हैं फटाफट नोट कीजिए। स्टेरेडियन की भी बात यहाँ पर आती है कि एक स्टेरेडियन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए एक स्टेरेडियन की हम बात करेंगे भी यहाँ पे। तो एक स्टेरेडियन लिखते रहिए, एक स्टेरेडियन का परिभाषा सुनिए कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ भाग के, जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसके क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका गोले की त्रिज्या के क्या हो, वर्ग के बराबर हो, गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है, उसे हम एक स्टेरेडियन कहते हैं। ठीक है, एक स्टेरेडियन, ओमेगा इक्वल टू 4π स्टेरेडियन, हम इसकी बात करेंगे। ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 4π स्टेरेडियन, 4π स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब चलिए, दो टॉपिक कंप्लीट हुआ रे भाई। अब हम बातें करेंगे, यदि n कैप तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA, यदि n कैप तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA, यदि n कैप तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA के बीच का कोण जो हो थीटा हो, तो dA के बीच का कोण थीटा हो तो, ठीक है, बीच के कोण थीटा हो तो। देखिए हम यहां पर क्या बनाएंगे, ठीक है, डी बीच का कोण क्या हमें दिखाना है, थीटा। यहां पे हम लिखेंगे ओ, ये है आपका डी ओमेगा, ठीक है, डी ओमेगा। इसका हम एरिया वेक्टर ये दिखाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, एरिया वेक्टर आपका ये हो गया। और थोड़ा सा हम इसको इधर लेके चलते हैं और रेड का यूज करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। और इसके जो है एंगल, ये है आपका डी ए कॉस थीटा, ठीक है, डी ए कॉस थीटा। और यहाँ पे जो है आपका
सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से लाइन खींचेंगे ऐसे, यहाँ से जो बनेगा ये है, इसके बीच का एंगल जो है आपका थीटा है, ठीक है ना। ये है आपका डी ए वेक्टर और ये है आपका एन कैप, ठीक है, ये आपका एन कैप है। और कुछ छूट रहा है क्या? डी ए कास थीटा हो गया, ये आपकी आर त्रिज्या हो गई इसकी, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो डी ओमेगा जो होगा यहाँ पे, डी ओमेगा की बात करें इज इक्वल टू क्या होगा, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होगा। बातें समझ में आ रही है? तो डी ओमेगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी ए डी इंटू वेक्टर ए इंटू एन कैफ, ठीक है, अपान आर स्क्वायर। ठीक है, आप फटाफट नोट कीजिए। और कुछ दे रखा है क्या? डी ओमेगा डी ए कॉस थीटा। हाँ चलिए, अब हम वैद्युत फ्लक्स की बातें करेंगे। वैद्युत फ्लक्स, कोई पूछेगा कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, आपकी टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलेंगे हम? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा सुनिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम फाई ई से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? इसे हम फाई ई से इंडिकेट करते हैं। और दूसरा परिभाषा मैं आपको बता दूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर ए के गुणनफल को भी वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये आपके फार्मूले के हिसाब से ये बना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई तथा उसका क्षेत्रफल वेक्टर ए के गुणनफल को क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। चलिए, तो वैद्युत फ्लक्स की हम परिभाषा मैं आपको लिख दे रहा हूँ। जो आपकी टॉपिक है वो मैंने परिभाषा लिख रहा हूँ, आप कॉपी बनाइएगा, अच्छी नोट्स बनाइएगा, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये टॉपिक इंग्लिश में भी याद होना चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या लिखेंगे हम? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई ई से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? फाई ई से, फाई ई से इंडिकेट करते हैं या फिर दर्शाते हैं। फाई ई इक्वल टू होता है ई क्षेत्रफल वेक्टर ई डॉट डी ए। तो आपका हो गया फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए, ठीक है। अब हम इसकी परिभाषा मैंने आपको यहीं से बोला कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई, इसको हम लिख लेते हैं डी ए की जगह पे ए लिख लीजिए आप,
आसान रहेगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर ए के गुणनफल को, अदिश गुणनफल को, सदिश नहीं अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर ए के अदिश गुणनफल को क्या बोलेंगे? अदिश गुणनफल को क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? चलिए मैं ऊपर वाले मिटाता हूँ, साथ में नोट करते रहिएगा वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए यहाँ पे फाई इक्वल टू ई डॉट ए, यहाँ से हम निकाल सकते हैं डी फाई ई इक्वल टू होता है इक्वल टू ई डॉट डी ए। डी फाई ई इक्वल टू होता है ई डॉट डी ए। अगर हम इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करें, इंटीग्रेशन जानते हो ना, इंटीग्रेटिंग बात साइड, अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो मैं उसकी सेपरेट एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि फिजिक्स में ही जो लागू होगा, और फिजिक्स के लिए वो उतना बेसिक होना ज़रूरी है। तो मैं उसका नाम दूंगा जीरो चैप्टर। ठीक है ना, फिजिक्स के लिए जीरो चैप्टर नाम दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है ना, तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे? डायरेक्ट सिंपल यहाँ से आ जाता है फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब चलिए हम वैद्युत फ्लक्स की बातें तो कर लिए, अब एक मिनट, वैद्युत फ्लक्स बातें कर लिए और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक की अब हम बातें करेंगे। ठीक है ना, वैद्युत फ्लक्स का जो प्रॉपर्टी होती है उसकी हम बातें करेंगे। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स की बातें कर रहे हैं। तो वैद्युत फ्लक्स देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैद्युत फ्लक्स इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? फाई से। ठीक है ना, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? फाई से। देखिए यह एक जो होती है अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स क्या है? पहला, यह एक अदिश राशि है। यह एक क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए जो इसके मात्रक होते हैं, मात्रक क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर तथा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम भी होता है। ठीक है, इसकी मात्रक की हम बातें कर ले तो वोल्ट इंटू मीटर भी होता है, वोल्ट इंटू मीटर, या फिर हम बोल सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर को हम इससे इंडिकेट करेंगे, या फिर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तथा लिख लेते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम भी होता है। क्वेश्चन में लिख लेता हूँ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। इसकी दो जो होती है, दो मात्रक होता है, एक वोल्ट मीटर बोल सकते हो और एक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। यहाँ से आप निकाल सकते हो ई का क्या होता है? ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो क्या होता है? एफ बाई क्यू का यानी कि न्यूटन, एफ का होता है न्यूटन और बाई क्यू का कूलाम हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम, और ये मीटर स्क्वायर तो ये ए का है। ठीक है, यहाँ से निकाल लो यार, फाई ई इक्वल टू ई ए होता है, ई का क्या होता है? ई इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू इंटू ए। डायरेक्ट सिंपल एफ का क्या होता है? न्यूटन मात्रक, और ए का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और अपान में क्यू का क्या होता है? कूलाम। यही तो हमने लिखा, ठीक है। इसको हम वोल्ट पर इंटू मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे
इसकी बीमा के बारे में, फाई ई की बीमा की भी बात कर ले तो यहाँ से अगर हम बीमा निकालें तो सिंपल में देखिए यहाँ पर बीमा, मैंने आपको बोला था एफ की बीमा याद करने के लिए। एफ का बीमा क्या होता है, MLT - 2, इसको अब मैं मिटा रहा हूँ। एफ की बीमा MLT - 2, ए की बीमा क्या होती है L2 और क्यू की बीमा क्या होती है AT। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर जाएगा तो हम लिख सकते हैं ML3T - 3 A - 1। क्या लिखेंगे यहाँ का, इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ ML3 यहाँ पर L 1 यहाँ पर 2, तो ML3T - 3 यहाँ पर एक नीचे T है एक ऊपर T - 2 है, तो ऊपर जाएगा T - 3। ML3T - 3 A - 1 बीमा निकालने आ गया आप लोगों को। ये हो गया ML3T - 3 A - 1। तो बीमा जो होगी ML3T - 3 A - 1, ये आपकी बीमा हो गई। अब देखिए इसका मैं एक छोटा सा सिंपल सा एक बात बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, आप लिखिएगा कि बंद सतह में फाई का मान, बंद सतह में फाई का मान, बंद सतह में फाई का मान आवेशों के वितरण, बंद सतह में फाई का मान आवेशों के वितरण, ठीक है ना, आवेशों के वितरण वह उनके मध्य दूरी पर निर्भर नहीं करता है, वह उनके मध्य दूरी पर निर्भर नहीं करता। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, एयरफोर्स नेवी वगैरह में, कि क्या बंद सतह में फाई का मान आवेशों के वितरण व उनके मध्य दूरी पर निर्भर करता है, हाँ ना, हाँ या ना, या फिर दोनों में करता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये स्टार पॉइंट है, ये कोई आपको नहीं बताएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय बात करेंगे। आप लोग वो कर रहे होंगे कि यार गॉस का प्रमेय आता है, हमेशा पूछता है एग्जाम में, तो हम इस लेक्चर में नहीं बात करेंगे। गॉस का प्रमेय जो बात करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक इसको आप याद करके रखिएगा, बहुत ही अच्छे से अपने नोट्स बनाएं। और नोट्स बनाने का मतलब होता है, अगर नोट्स अच्छे से बना लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आप या फिर 20 दिन पहले नोट्स को निकालेंगे, अगर कोई चीज़ भूल गए होंगे नोट्स को निकालेंगे, दोहराएंगे, फटाफट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बनाए होंगे तो कैसे याद करेंगे, बातें समझ रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बातें समझ रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।